चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक से। देखिए शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास ग्रुप नहीं है, तो ग्रुपों में अपने शेयर कर दीजिए एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे पहले टॉपिक डालिए आप लोग, भाषाया शिक्षणम। ठीक है, यानी भाषा का अध्ययन। देखिए भाषा का अध्ययन दो प्रकार से बालक करता है, याद रखिएगा। भाषा का अध्ययन जो बालक होता है दो प्रकार से करता है। देखिए दोनों में है, पहला आपका आ जाएगा अनौपचारिक, दूसरा जो आएगा आपका औपचारिक। ठीक है, अब बात करेंगे ये दोनों होते क्या है, अनौपचारिक क्या होता है, औपचारिक क्या होता है। ठीक है, देखिए अधिकतर आप लोगों को दो चीज मिलेंगे प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर पे आप देखेंगे कि बालक स्वतः ही सीखता है या फिर अर्जन के या फिर अधिगम के द्वारा सीखता है। तो आप याद रखिएगा कक्षा 1 से 3 तक बालक जो होता है स्वतः ही सीख लेता है या फिर अधिगम के माध्यम से सीखता है। इस सब पे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानेंगे कि औपचारिक क्या होता है कि अनौपचारिक क्या होता है। देखिए अनौपचारिक जो होता है आपका अर्जन होता है, याद रखिएगा। नाम चोम्स्की महोदय ने कहा है कि भाषा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है बालक में जन्मजात होती है, यानी अर्जन करने की जो शक्ति होती है अधिगम को, ठीक है, वो जन्मजात होती है, बालक स्वतः ही सीख लेता है। अब अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम जो होता है जन्मजात होता है, जो अर्जन होता है ये जन्मजात होता है। बालक जन्म के समय जब बालक जन्म लेता है, जन्म का मतलब ये नहीं कि बालक पैदा हुआ तभी से सीखना शुरू कर देगा, तभी से सीखना शुरू करेगा, लेकिन जो परिवेशी गतिविधि है वो जब तक परिवेश में नहीं आएगा तब तक नहीं सीखेगा। तो परिवेश में आने के बाद बालक जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो हम कह सकते हैं जो अनौपचारिक होता है ये अर्जन होता है, यानी स्वतः ही आप सीख सकते हैं। जैसे अगर इसकी बात कर दिया जाए, हम इसकी बात करें तो आप जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, कहीं पर आप जा रहे हैं और रास्ते में आपको कुछ चीज नजर आ गई, ठीक है, आपको कपड़ा ही लेना है, आप जा रहे हैं विद्यालय, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे उस शॉप का नाम याद कर लेंगे। तो स्वतः ही आपको किसी ने दबाव के माध्यम से नहीं कहा कि आप याद कर लीजिए, आपने स्वतः ही सीख लिया। ठीक है, तो ये आपका अर्जन हो गया। और आपका जो अधिगम की बात करें तो औपचारिक जो होता है आपका अधिगम होता है। अधिगम के अंतर्गत आप उद्दीपक के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, उद्दीपक इसमें कौन होगा, जो आपको बताएगा वो उद्दीपक हो गया। जैसे क्या है कि देखिए अधिगम जो होता है आप विद्यालय में प्राप्त करते हैं। अधिगम के लिए एक समय निश्चित होता है, कह सकते हैं कि सुबह 9 बजे से जाकर आप 4 बजे तक पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये आपका समय हो गया। फिर इसके बाद स्थान निश्चित होता है। स्थान का मतलब आपका विद्यालय में जाकर ही आप सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके लिए एक वस्तु होगी, यानी विषय की बात कर रहा है यहाँ पे, विषय के माध्यम से सीखेंगे। आपको सिखाने वाला एक शिक्षक होगा। तो इस देखिए अधिगम में आपको हर तरीके से दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा, लेकिन अर्जन पे आप स्वतः ही सीख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जो अर्जन होता है बिना किसी उद्देश्य के लिए होता है, और अधिगम जो होता है आपका उद्देश्य के लिए होता है। तो इतना आप लोग समझ गए हैं, तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे। दूसरा हमारा ये है कि संस्कृत भाषाया अर्थम, यानी संस्कृत भाषा का अर्थ क्या है। तो ये भी आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे बता सकते हैं हम कि संस्कृत जो होती है इसका अर्थ क्या होता है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु अंग प्रत्यय लगने से तथा ताप प्रत्यय अलग कर बना है। ठीक है, यहाँ पे लग कर बना है। ठीक है, लग कर बना है, जिसका अर्थ होता है भाष या यहाँ पे व्यक्तयाम। अब बात करते हैं कि इसको अगर अलग करते हैं तो किस प्रकार से आपका अलग होगा। तो यहाँ पे भाष धन अंग धन ताप, यानी भाष अंग, इसका मतलब ये होता है कि आप कह सकते हैं कि संस्कृत जो होता है ये भाष शब्द से मिलकर बना हुआ है। और जिसका अर्थ क्या होता है, चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका अर्थ जो होता है यह विचारों और भावों अनुभवों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। तो आप लोगों को पता है कि जो भाषा होती है, किसी की भी भाषा हो, किसी भी लिपि में लिखी गई हो, ठीक है, किसी भी लिपि में लिखी गई हो, किसी की भी भाषा हो, वो क्या होता है, एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाने का। तो आप कह सकते हैं कि यह विचारों और भावों अनुभवों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। जैसे क्या है कि आप समाज में रह रहे हैं, समाज में दो भाषाएं आपने सीख लिया। पहली आपने सीखा क्या, पहली आपने सीखा संस्कृत, याद रखिएगा, पहली भाषा आपने सीखा संस्कृत, ठीक है, और दूसरी भाषा आपने सीखी क्या, हिंदी। ठीक है, हिंदी। तो आप देखिए आपके परिवेश में हिंदी बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है, परिवेश में आपकी हिंदी बोली जा रही है। और यहीं से आप चले जाएंगे तमिल में चले जाएंगे तो वहाँ पे संस्कृत मिक्स होती है, तमिल। याद रखिएगा, जो आप जाएंगे हैदराबाद की तरफ जाएंगे, ठीक है, उधर आपको क्या होता है, अधिकतर संस्कृत मिक्स, अंग्रेजी मिक्स, हिंदी मिक्स, कन्नड़ मिक्स होता है उनका। ठीक है, तो वहाँ पर आपको संस्कृत उपयोग कर दिया जाएगा। इसलिए आप दोनों का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, यानी अपने माध्यम से रख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यही आपका संस्कृत का अर्थ होता है, अपने भावों विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, कोई भी भाषा हो, कोई भी जरिया हो। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने बहुत ही मजेदार प्रश्नों पे, टॉपिक्स पे। और प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार रखे गए हैं, कम ही प्रश्न है लेकिन बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने यहाँ पे पहले, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक, देखिए सभी लोग लिखते चलिएगा, याद रखिएगा, लिखेंगे तो आपको याद होगा, अस्थाई होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसको भी आप क्लास खत्म होने के बाद लिख दीजिएगा और क्लास खत्म होने के बाद उसे एक बार रिपीट भी करिएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे भाषा अधिगम सर्वाधिक महत्व कस अस्ति, यानी भाषा अधिगम सर्वाधिक महत्व है किसके लिए, कब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक संवाद, दूसरा कह रहा है कि संभाषणम। तो यहाँ पे अगर बात करें संभाषणम होगा यहाँ पे, तो अगर संवाद यहाँ पे सामाजिक संवाद की बात करें तो सामाजिक संवाद क्या होता है, ठीक है। जहां पर आप क्या करते हैं, याद रखिएगा, जहां पर आप चार लोग मिलकर एक ही विषय पे आप मंथन करते हैं, विचारों पे मंथन करते हैं, वो सामाजिक क्या होता है, सामाजिक संवाद होता है। लेकिन संभाषण की बात अगर कर दिया जाए तो बातचीत वार्तालाप होता है, दोनों का माध्यम एक ही होता है। तो भाषा अधिगम सर्वाधिक महत्व क्या होगा, अगर ऑप्शन में देखिए, अब यहां से आपके टिक बनने चालू हो जाएंगे। अगर आप लोगों को अगर उसमें आप लोगों को ऑप्शन में संभाषण नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्या खोजेंगे, सामाजिक संवाद या फिर वाद विवाद, क्या खोजेंगे, वाद विवाद, ठीक है, वाद विवाद, या फिर खोजेंगे आप क्या खोजेंगे वहां पे वार्तालाप, क्या खोजेंगे, वार्तालाप। यही होता है आपका टैगवर्ड, ठीक है, यही आपको ढूंढना होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि भाषा अधिगम सर्वाधिक महत्व कस्य है, तो दोनों ही है, याद रखिएगा। एक सामाजिकवाद, सामाजिक आपका परिवेश में संभाषण आपके परिवार में भी हो सकता है, आपके विद्यालय में भी हो सकता है, लेकिन सामाजिक पे आप जो बात करेंगे, ये समाज से बालक अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने समवयस्कों के साथ, अपने वयस्कों के साथ क्या कर सकता है, बात कर सकता है। यहां पे बात करेंगे हम कि अगर इनमें से आपको ढूंढना हो, अगर ये दोनों ना हो तो आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे वार्तालाप ढूंढना है, याद रखिएगा, वार्तालाप होता है, संभाषण में होता है बातचीत या फिर वार्तालाप, याद रखिएगा, ये आपको ढूंढना है। अगर सामाजिक वाद नहीं मिल रहा है तो आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे आमोद प्रमोद, ठीक है, आमोद प्रमोद में होता है बातचीत, ठीक है, ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं कि भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्व क्या है, तो सामाजिक वाद विवाद है और संभाषण है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये संभाषण होगा, संभाषण नहीं होगा, संभाषण होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं, ठीक है। प्रश्न भी आप लोगों के लिए रखे गए हैं। तो बात करेंगे भाषा प्राथमिक रूपम अस्ति, यानी भाषा का प्राथमिक रूप है क्या है। देखिए भाषा के जो प्राथमिक रूप होता है ये दो होते हैं, क्या होता है, एक मातृभाषा होता है, एक सांकेतिक भाषा होता है, ठीक है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग कहाँ होता है और मातृभाषा का प्रयोग कहाँ होता है। यहाँ पे देखिए अगर बात करें, महात्मा गांधी ने कहा है, क्या कहा है, गांधी जी ने कहा, क्या कहा है, एक बार जान लीजिए। गांधी जी ने कहा है कि प्राथमिक स्तर पे बालक की जो भाषा होनी चाहिए, बालक को जो सिखाने का क्रम होना चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। बालक की जो सिखाने की गति होती है, जो सीखने का क्रम होता है, उसे मातृभाषा में रखना चाहिए। और किसने कहा है, तो महात्मा गांधी ने कहा, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने कहा है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर यहाँ पे भाषा प्राथमिक रूपम क्या है, यानी भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है। देखिए अगर बात करें प्राथमिक रूप, पहले आपकी चलेगी सांकेतिक भाषा, फिर इसके बाद चलेगी यहाँ पे मातृभाषा। सांकेतिक भाषा किस प्रकार से चलेगी, एक बार जान लीजिए। जब बालक 0 से 2 वर्ष होता है, इंद्रियों का प्रयोग करता है, क्या करता है, इंद्रियों का प्रयोग करता है, तो उसमें बालक क्या करता है, हाथ पैर नाक का प्रयोग करता है, यानी आप कह सकते हैं संकेतों का प्रयोग करता है, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा शिशुअवस्था में बालक क्या करता है, संकेतों का प्रयोग करता है। लेकिन एक बात और है, संकेतों का प्रयोग आप वहां पर भी करा सकते हैं जिसे सुनाई न देता हो। सुनाई न देने वाले बालकों को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रेन लिपि का प्रयोग करके सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि संकेत यहाँ पे ब्रेन लिपि में कितनी बिंदु होते हैं, तो याद रखिएगा कितनी होती हैं, यहाँ पे 6 बिंदु होते हैं, याद रखिएगा 6 बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा यानी संकेतों के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर संकेत के माध्यम से लिखने की बात कर दिया जाए कि सांकेतिक भाषा कौन कौन सी है, लिख कर बताइए आप, तो कह सकते हैं सांकेतिक भाषा ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, आपके प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, गुणे, ये सब सांकेतिक भाषा संकेत है, ठीक है, चिन्ह भी है, ठीक है। तो आप सांकेतिक भाषा का मतलब होता है इशारों के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन प्राथमिक स्तर पे बालकों को आप मातृभाषा के अंतर्गत ही सिखाएंगे। तो याद रखिएगा, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आपके प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं कि भाषा विकास का माध्यम कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है, किस प्रकार से भाषा विकास का प्रयोग आप करा सकते हैं बालकों में। तो यहाँ पे देखिए भाषा विकास अभिव्यक्त्यात्मक होता है, यानी अभिव्यक्ति का मतलब होता है बालक की अभिव्यक्ति, उसके भाव, अभिव्यक्ति में होता है भावों विचारों को क्या करना है,
माध्यम के रूप में क्या करना है, उसे रूप में क्या करना है, उसके भावों विचारों को क्या करना है, रखना है, उसके भावों विचारों को सुनना है। फिर इसके बाद क्या करना है, उसके प्रश्नों को तो हल को क्या करना है, शांत करना है। फिर इसके बाद देखिए हमारा क्या कर रहा है दूसरा कि भाषा प्रयोग, ठीक है। भाषा प्रयोग बालक कितनी सहजता से करता है। ये भाषा विकास आपके व्याकरण नियम पर आधारित होता है कि आप कितने अच्छे से बालक को करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बालक का अगर ऑप्शन में आप लोगों को व्याकरण कहीं भी दे रहा है तो उसे नेगेटिव मानिएगा, क्योंकि व्याकरण का प्रयोग आप उच्च कक्षाओं पे करेंगे। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पे आप नहीं करेंगे। प्राथमिक स्तर पे वाद विवाद, रुचिपूर्ण ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो गया भाषा विकास, भाषा का प्रयोग हो गया कि इस बालक कितने सहजता पूर्वक अपने भाषा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे अवसर, ये आपका ट्रिक है, इतना आप खोजेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको दे दिया है कि भाषा विकास बालकों में किस प्रकार से किया जा सकता है, तो याद रखिएगा अभिव्यक्ति के माध्यम से, उनके जो खुद की भाव विचार हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं, उनको अवसर दे सकते हैं। यहाँ पे भाषा प्रयोग, बालक कितने अच्छे से भाषा प्रयोग कर रहा है, किस क्रम में रख रहा है, कैसे रखना चाहिए, किसे नैतिकता के ऊपर रख रहा है। तो ये भाषा प्रयोग अधिकतर आप लोगों को अगर ये दोनों भी मिले और उसमें आपको अवसर मिल जाए तो आप इन दोनों को काट कर क्या करिएगा, इस अवसर को रखिएगा। वैसे ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे। तो भाषा विकास आप करा सकते हैं, अभिव्यक्ति यहाँ पे बालकों की अभिव्यक्ति के द्वारा, भाषा प्रयोग के द्वारा, अवसर के द्वारा आप लोग यही खोजिएगा, ठीक है। यही आप लोगों का एक टैग वर्ड है, ठीक है। इसमें भाषा विकास में ये आपके टैग वर्ड है। अभिव्यक्ति खोजना है ऑप्शन में आप लोगों को, भाषा प्रयोग खोजना है, अवसर खोजना। जितना याद रखिएगा, जितना बालक को क्या करेंगे, बालक को आप क्या करेंगे, अवसर देंगे बालक उतना क्या करेगा, सहजता पूर्वक सीखेगा, रुचि लेगा, क्या लेगा, रुचि लेगा अपने कार्यों में। तो ये आपके अवसर अधिक ढूंढिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। सबसे जब आपके महत्वपूर्ण जहां से आते हैं उसे थोड़ा सा देख लीजिए, यहां से प्रश्न किस प्रकार से आपके बनते हैं, ठीक है। देखिए भाषा अर्जन, ठीक है। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है, एक बार याद कर लीजिए। इसमें थोड़े से और हैं, उसको भी बताएंगे हम। भाषा अर्जन की बात किया है तो भाषा अर्जन का सिद्धांत आपको नाम चोम्स्की महोदय ने दिया है। इन्होंने कहा कि बालक में भाषा अर्जन करने की जो प्रवृत्ति होती है जन्मजात होती है। यानी भाषा अर्जन के ज्यादा से ज्यादा महत्व किसने दिया है, बल दिया है किसने, नाम चोम्स्की महोदय ने क्या दिया है। अब इन्होंने कहा कि बालक किस प्रकार से सीख सकता है। तो आपको ऑप्शन में खोजना है कि बालकों में भाषा अर्जन का विकास किस रूप में होता है, किस तरह से हो सकता है। तो ऑप्शन में या तो आप परिवार ढूंढिएगा, या तो समाज ढूंढिएगा, या तो मातृभाषा ढूंढिएगा। प्रथम भाषा शब्द खोजिएगा। अनुकरण को हम कह सकते हैं औपचारिकतम, यानी कह सकते हैं अनौपचारिक, यानी स्वतः ही सीख लेना। तो बात करेंगे परिवार से, तो परिवार से बालक भाषा अर्जन किस प्रकार से सीखता है। देखिए अनुकरण के माध्यम से सीखता है। याद रखिएगा भाषा अर्जन को हम कह सकते हैं अनुकरण की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। याद रखिएगा परिवार में बालक जो होता है तो उसमें क्या करता है, आपके कार्यों को देखेगा। कभी कभी आप देखिएगा कि आपके घर में अगर छोटा बालक है, जैसे क्रियाएं आप करेंगे वैसे ही कराएगा। जैसे कि अगर आपको विश्वास न हो तो 4 दिन क्या करिए, बालकों के सामने मोबाइल चलाइए आप, ठीक है। अपने छोटे बच्चों के सामने मोबाइल चलाइए, फिर इसके बाद मोबाइल उसके सामने रख के आप चले जाइए। वो देखिए क्या करेगा, दोनों हाथों से क्या करेगा, याद रखिएगा दोनों हाथों से क्या करेगा, उसे चलाना शुरू सीख लेगा। यानी भले ही कुछ न कर पाए लेकिन उसमें टिपेगा, यानी कुछ ना कुछ करेगा। तो ये परिवार के माध्यम से अर्जन सीख लेता है। अब समाज की बात करते हैं। थोड़े से जब बालक बड़ा होता है तो समाज में रहता है, उसकी संस्कृतियों को सीख लेता है। जो भी हो परिवेश में, अगर परिवेश में 2 भाषा बोली जा रही है तो बालक अनुकरण के माध्यम से क्या करेगा, सीख लेगा, ठीक है। अब बात करेंगे मातृभाषा। बालकों की शिक्षा जो होती है वो मातृभाषा में देनी चाहिए। ये आपके भाषा अर्जन के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ये आप खोजिएगा मातृभाषा। और यहाँ प्रथम भाषा अगर पूछ देता है ऑप्शन में आप लोगों को कि ये बताइए बालक के प्रथम भाषा कौन सी होती है, तो कहेंगे विद्यालयी भाषा, मातृभाषा, मातृ पिता दोनों की भाषा। आप कह सकते हैं कि उसके पास पड़ोस की भाषा। तो आप वहां पे क्या खोजेंगे, मातृभाषा खोजेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। मातृभाषा जब खोजेंगे तो प्रथम भाषा उसकी वही हो जाएगी जो घर में बोली जा रही है, वही आपकी हो जाएंगी क्या, प्रथम भाषा शब्द, यानी जो घर में बोली जा रही है उसके परिवेश में बोली जा रही है। अगर यहाँ पे मातृभाषा नहीं दिया है तो प्रथम भाषा पे आप देखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे ये सीखता कैसे है, तो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी अनौपचारिक, यानी अर्जन के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग को यहाँ से अच्छे से पता चली गया होगा कि जो भाषा अर्जन होता है ये नाम चोम्स्की महोदय ने दिया है। और इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे परिवार के माध्यम से बालक सीखता है, समाज के माध्यम से सीखता है, यहाँ पे मातृभाषा के माध्यम से सीखता है। भाषा बालक प्रथम भाषा ये जो होता है उसके परिवेश, उसके घर में जो बोली जाती है, उसके प्रदेश में जो बोली जाती है वो उसका होगा। और अगर यहाँ पे बात करें अनुकरण, तो अनुकरण इन सब में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हैं आपके नाम चोम्स्की महोदय के भाषा अर्जन के कुछ सिद्धांत। तो ये टैग वर्ड भी आपके यही है, ठीक है। ऑप्शन में यही ढूंढना भी है। अब बात करेंगे भाषा अर्जनम रूपम किम, यानी भाषा अर्जन के रूप कौन है। तो यहाँ पे बात करेंगे सहज रूपम। याद रखिएगा सहज रूपम होगा, यहाँ पे मात्रा होगी एक,
यहाँ पे नीचे, ठीक है। सहज रूपम यानी बालक सहजता पूर्वक से क्या करता है, भाषा सीख सकता है अपने परिवेश में, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि देखिए अर्जन जो होता है उस पर दबाव आप नहीं डाल सकते हैं, याद रखिएगा, आप उसमें दबाव नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और जो अधिगम होता है उस पर आप दबाव डालते हैं। जैसे क्या है कि आपका एग्जाम है, ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए अधिगम है, ठीक है, लेकिन आपने एकाएक मोबाइल खोला और तुरंत बिना हमारे कहे ही आपने क्या किया, सीख लिया, ठीक है, सीख लिया। ऐसे अभी कर सकते हैं, आप पुस्तक उठाएं, आपने सीख लिया अनावश्यक, जो आपके पेपर में ना आए आप उसे याद कर लिए, ठीक है, तो वो आपका अर्जन हो गया। बिना किसी उद्देश्य के सीखना आपका अर्जन होगा, और उद्देश्य के लिए सीखना ही आपका अधिगम कहलाएगा। तो भाषा अर्जन रूपम किम है, तो सहजतापूर्ण है, यानी भाषा अधिगम की प्रक्रिया भाषा सीखने के लिए अनौपचारिक तरीकों का बालक प्रयोग कर सकता है, याद रखिएगा। यानी बालक भाषा अर्जन में क्या करता है, अनौपचारिक तरीके से सीख सकता है। जैसे क्या होता है, घर से विद्यालय जाने में बहुत सी वस्तुओं को बालक देखेगा और उसे स्वतः ही सीख लेगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से आपके प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं और हर बार बनते हैं। अभी देखिए जो प्रश्न आएगा, जो टॉपिक्स बनाए गए हैं वहाँ से आप लोगों को किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। संस्कृत में भी आएंगे आप लोगों को वही शब्द, आपको हिंदी में भी आएंगे, वही जो प्रश्न होगा वही आपके बाल विकास में भी आएंगे, और वही जो होगा आपका पर्यावरण में भी आएंगे। और उनको इस तरीके से शामिल किया गया है कि आप चारों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बात करेंगे संस्कृत, यहाँ पर करा संस्कृत शिक्षण विविधि, यानी संस्कृत शिक्षण के प्रकार, ठीक है। तो बात करेंगे परंपरागत, दूसरा करा है पाठशाला, तीसरा गुरुकुल, और चौथा करा है कि प्राचीनतम, ठीक है। तो अब बात करेंगे परंपरागत, ठीक है। परंपरागत होता क्या है, परंपरागत होता क्या है, एक बार कमेंट करिए तो आप लोग जल्दी से, जी एक बार कमेंट करिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जी कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए एक बार, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हम बता रहे हैं इसका परंपरागत में क्या होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आए, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, या फिर कह सकते हैं आपके दादा, आपके परदादा, आपके पापा जो नियम फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको ही आप भी फॉलो करें। जैसे क्या होता है गुरुकुल, ये सब शिक्षण विधियां जो प्रकार हैं, ये देखिए परंपरागत हो गए, यानी पहले की शिक्षा। फिर इसके बाद पाठशाला, पाठशाला को आप विद्यालय में रख सकते हैं, जो विद्यालय में आप सीख रहे हैं। याद रखिएगा, जो विद्यालय में आप सीख रहे हैं ये आपका अधिगम के अंतर्गत आएगा, पाठशाला के अंतर्गत आएगा। लेकिन पाठशाला में दो होते हैं, क्या होता है, एक आपका होता है गुरुकुल। गुरुकुल शिक्षण में क्या होती थी, गुरुकुल शिक्षण पदार्थ जो पद्धति थी, इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें शिक्षक ही क्या होता था, केंद्र बिंदु होता था, और आपको जो कहता था आप उसे क्या करते थे, रटते थे। और इसकी एक विशेषता ये थी कि इसमें आपका ज्ञान अस्थायी होता था। किस प्रकार से अस्थायी होता था कि आज जो आपको पढ़ाया गया है, याद रखिएगा, आज जो पढ़ाया गया है सुबह उसको क्या करना था, कंठस्थ करना था, और आपको जब तक वो शब्द याद न हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ा जाता था यहाँ पे शिक्षकों के द्वारा, ठीक है। तो ये आपकी गुरुकुल होगी। और प्राचीनतम भाषा जो होगी, जो आपकी चली आ रही है वही होगी, यानी जो पहले की शिक्षा थी वही आपकी आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, यही आपकी संस्कृतम शिक्षण प्रकार होंगे। यानी आप कह सकते हैं संस्कृति में होता है आपका पुरातन, यानी आपकी जो संस्कृति है उससे, और उसके प्रकार क्या थे, परंपरागत थे, पाठशाला थे, गुरुकुल थे, और प्राचीनतम। ये सभी आपके जाएंगे, किससे जाएंगे, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली से कह सकते हैं। किससे कह सकते हैं, राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली से आप कह सकते हैं, इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जहां से आपके प्रश्न बनते हैं वहां पर भी अब एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं, कई बार बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपके प्रश्न यहाँ से कैसे बनते हैं। जी यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या है, भाषा अधिगम आपका औपचारिक है, मानक है, विद्यालय पे आधारित है। तो हमने अर्जन पे आप बात कर लिया, अब बात करेंगे भाषा अधिगम पे, ठीक है। तो भाषा अधिगम, ठीक है, अधिगम क्या होता है, अधिगम में होता है आपका सीखना। सबसे पहली बात तो ये है कि अधिगम होता क्या है, तो अधिगम में से आपका क्या होता है, याद रखिएगा, सीखना होता है, ठीक है। अधिगम में होता है सीखना। अब बात करेंगे औपचारिक भाषायाः, यानी औपचारिकतम भाषायाः कौन सा होता है, तो जो क्या होता है कि जिसमें, याद रखिएगा, जिसमें स्थान निश्चित हो, आपका समय निश्चित हो, याद रखिएगा, पाठ्यक्रम निश्चित हो, समय निश्चित हो, आपकी वस्तु निश्चित हो, शिक्षक निश्चित हो, यानी आपका उद्दीपक निश्चित हो, ये आपका औपचारिक। यानी देखिए आप कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया ज्ञान, ठीक है, औपचारिक होगा। याद रखिएगा, किसी उद्देश्य के लिए
किसी उद्देश्य के लिए सीखा गया ज्ञान क्या होता है आपका औपचारिक होता है। अब मानक भाषा क्या होती है, ठीक है, देखिए आपको कभी कभी फंसा देता है कि मानक भाषा होती क्या है। ठीक है, मानक भाषा आपकी क्या होती है। ठीक है, मानक भाषा देखिए औपचारिक जो भाषा होती है जो दूसरे के द्वारा संख्या यहाँ पे सिखाया जाता है, कह सकते हैं जैसे शिक्षक। ठीक है, अब मानक की बात करते हैं तो मानक भाषा में जो होती है, याद रखिएगा परिवेश में बोली जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मानक भाषा परिवार में बोली जाती है, आपके परिवेश में बोली जाती है, आपके राज्य में बोली जाती है। ठीक है, आपके देश में बोली जाती है, ये आपकी मानक भाषा है। सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो भाषा जिसमें आप सहजता पूर्वक अपने बातों को रख सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, मानक भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानक भाषा कहा जाता है। अब बात करेंगे विद्यालय। अब देखिए विद्यालय की बात कर दिया जाए तो विद्यालय में आप इन सभी को सीखते हैं। क्या सीखते हैं, इन सभी को सीखते हैं। किसके द्वारा आप सीखते हैं, याद रखिएगा शिक्षक के द्वारा आप सीखते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि अधिगम के स्वरूप कौन कौन से हैं तो आप कह सकते हैं औपचारिक है, मानक भाषा है, विद्यालय है। ठीक है, और मानक भाषा की बात किया जाए तो अधिकतर आपको पूछता है तो मानक भाषा का, अगर मानक भाषा आपको कहीं नहीं नजर आ रही है तो आप बस ये याद रखिएगा कि मानक भाषा जिसमें आप याद रखिएगा जिसमें आप सहजता पूर्वक क्या करते हैं, पूर्वक का क्या करते हैं आप बोल चाल सकते हैं, यानी बात कर सकते हैं। ठीक है, पूर्वक बोल सकते हैं, ये आपकी मानक भाषा हो सकती है। ठीक है, आपके परिवेश में आपके घर में जो बोली जाती है भाषा, ये मानक भाषा हो सकती है। अगर कह दिया जाए कि बालकम शिक्षकम किम, अगर कह सकते हैं, अगर हिंदी में इसको बताया जाए कि बालक को कैसी शिक्षा दे, किस आधार पर शिक्षा देनी चाहिए, तो बालक को उसके मानक भाषा के अनुरूप देनी चाहिए, यानी मातृभाषा के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे। यहाँ से इसके बाद एक टॉपिक्स और आपके हैं, फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नों पे। ठीक है, तो बात करेंगे भाषा अधिगम स्वरूपम की। तो भाषा अधिगम का स्वरूप क्या है, तो याद रखिएगा प्रयासपूर्ण है। हमने सीधे कह दिया कि आपको सीखना है। प्रयासपूर्ण का मतलब क्या होता है कि जब बालक क्या करता है, जब बालक कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है, विद्यालय में जाता है, विद्यालय में जाने के बाद क्या करता है, पाठ्यक्रम के द्वारा, फिर इसके बाद क्या करता है, शिक्षक के द्वारा वो सीखता है। ठीक है, तो ये प्रयासपूर्ण करता है, क्या करता है, इन सभी के द्वारा। विद्यालय में जाएगा, पाठ्यक्रम को खोलेगा, शिक्षक के द्वारा सीखेगा, तो ये प्रयास, आपने प्रयास किया। जैसे क्या है कि अभी देखिए आप लोगों को एक उदाहरण बहुत ही अच्छे दे रहे हैं हम, कि जैसे ही आपका एग्जाम 31 तारीख को है, याद रखिएगा 31 जनवरी को है, 31 जनवरी को होए। ठीक है, तो आप क्या, आपका टारगेट क्या है कि आप एक 20 प्लस करना चाहेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक क्या करेंगे, अधिक से अधिक क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, प्रयासपूर्ण हुआ। ठीक है, यानी किसी के लिए आप सीख रहे हैं, प्रयासपूर्ण अधिगम के स्वरूप आएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अगले जो जहां से आपके प्रश्न बनते हैं चारों में सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट में आपके यही से प्रश्न बनेंगे। राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, हस्तक्षेप रहित, और यहाँ पे कह रहा है कि सृजनात्मकता। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। श्योर है कि आप लोगों को 1 नंबर मिलेंगे और एक नंबर आप लोगों को 4 नंबर दे के जाएंगे। कहाँ दे के जाएंगे, याद रखिएगा चारों सब्जेक्ट में दे जाएंगे, 1 2 3 4, चारों में आपको दे के जाएंगे, यानी हिंदी, संस्कृत और आप ईवीएस, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बाल विकास सीडीपी, सब में आपको 1 नंबर ये दे के जाएंगे, चाहे जैसे दे जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं शिक्षण विधियाँ। देखिए सर्वप्रथम देखिए शिक्षण विधियाँ जो होती है देश काल वातावरण के अनुसार बदलती रहती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, शिक्षण विधियाँ जो होती हैं देश काल वातावरण, ठीक है, वातावरण के कारण बदलती रहती हैं। देखिए पहले क्या थी, राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली को आप क्या कह सकते हैं, गुरुकुल, याद रखिएगा क्या कह सकते हैं आप, ठीक है, गुरुकुल शिक्षण प्रणाली कह सकते हैं। अब राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली में क्या होता था कि उसके केंद्र में कौन होता था, शिक्षक होता था। ठीक है, इसे शिक्षक केंद्रित प्रणाली भी कहा जा सकता था। इसमें क्या था कि जो छात्र होता था उसको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, यानी कंठस्थ पे बल देता था। और इसमें क्या था कि बालक मूर्त रूप से सुनता था, जो गुरु सिखाता था उसे केवल सुनता था, और इसके केंद्र में कौन होता था, आप कह सकते हैं कि शिक्षक होता था। और इसे इसलिए राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली को आप कह सकते हैं शिक्षक केंद्रित प्रणाली। अब बात करेंगे लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, इसके केंद्र में कौन होता है, यहाँ पे बालक होता है। और जो इस समय चल रही है, जो इस समय प्रेजेंट में आप चल रहे, बात करें 2021 की, ठीक है 2021, ठीक है, यानी 20वीं 21वीं 19वीं शताब्दी, ठीक है,
आप कह सकते हैं यहाँ पे लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली चल रही है। याद रखिएगा लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में कौन होता है, तो हम कह सकते हैं लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में बालक होता है। बालक कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। याद रखिएगा स्वतंत्र होता है अपने बातों को रखने के लिए। ये प्रश्न पूछ सकता है, शिक्षक भी प्रश्न पूछता है, दोनों परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से सीख सकते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है कि इसका मूल्य कैसा होता है, व्यवहारिक होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है यहाँ पे जो होता है राजतंत्रात्मक तानाशाही होता है इसका मूल्य, ठीक है। इसका याद रखिएगा, इसका तानाशाही होता है, तानाशाही होता है, तानाशाही होता है। और यहाँ पे व्यवहारिक होता है, ठीक है, व्यवहारिक होता है, बालक के अनुसार चलता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा राजतंत्रात्मक में शिक्षक केंद्रित भी होता है और लोकतंत्रात्मक में बालक केंद्रित होता है। अब बात करेंगे जहाँ से आपके प्रश्न बनने के चांस है, अहस्तक्षेपम मतलब क्या है कि जहां पर बिना किसी रुकावट के आपको सीखा जा सके। जैसे कह सकते हैं आप इस समय पढ़ रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, ठीक है, मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। जब चाहे आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं, जब चाहे क्लास को देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, 50 बार देख सकते हैं। हमें चाहे तो आप 50 बार बुलवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बार बार रिवीजन करेंगे तो बार बार हम एक ही वर्ड को बोलेंगे, यानी आप जितने बार चाहेंगे हमसे गवा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका बिना रुकावट के आप सीखें, उसे अवरोध रहित या पे सहयोग कहते हैं, ठीक है, सहयोग से। तो बात करेंगे सृजनात्मकता। सृजनात्मक मतलब होता है कंप्यूटर के द्वारा सीख रहे हैं, पुस्तक के द्वारा सीख रहे हैं, नए नए ज्ञान के द्वारा सीख रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से सीख रहे हैं, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से सीख रहे हैं। तो ये जो होता है आपका सृजनात्मकता यानी नए नए कार्यों को करना, ये आपके शिक्षण विधियों के अंतर्गत आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 2 और रह गया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे जहां से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे निदानात्मकता। देखिए निदानात्मक होता क्या है, देखिए कमियों का पता लगाना। याद रखिएगा कमियों का पता लगाना या कमियों को खोजना, ये आपका निदानात्मक होता है। किसी भी बालक की कमियों दूर करने से पहले कमियों का पता लगाया जाता है, फिर इसके बाद कमियों को दूर करने का उपचार किया जाता है। तो यहाँ पे निदानात्मक में बस आप ये याद रखिएगा जो निदानात्मक होता है ये कमियों का पता लगाया जाता है, ठीक है, कमियों का पता लगाया जाता है। और उपचारात्मक जो होता है कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे क्या होता है कि आप देखते होंगे कि आपके पेट में कोई अगर गड़बड़ी है, याद रखिएगा कोई गड़बड़ी है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको चेकअप करने के लिए भेजेगा। और चेकअप करने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट के आधार पर क्या करेगा, आपका इलाज करेगा। वो आपका क्या हुआ, उपचारात्मक होगा। जो रिपोर्ट तैयार होगी वो आपका क्या हुआ, निदानात्मक, यानी कमी का पता लगाना आपका क्या हुआ, यहाँ पे निदानात्मक हो गया। और जो कमी को दूर किया जाता है, ठीक है, उपचारात्मक होता है। तो इतना याद रखिएगा कि जो निदानात्मक होता है उपचारात्मक से पहले आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। सभी पे प्रश्न बनेंगे और लास्ट में एक और टॉपिक्स रह गया, फिर इसके बाद हम अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या है, संस्कृतम शिक्षणम उद्देश्य किम, यानी संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं आपके ज्ञानात्मक लक्ष्य, यानी ज्ञानात्मक लक्ष्य को प्राप्त करना ही आपका क्या होता है, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य। देखिए कोई भी शिक्षण हो, याद रखिएगा कोई भी शिक्षण हो, ठीक है, कोई भी शिक्षण हो उसका मूल्य कैसा होता है, आपको ज्ञान प्राप्त कराना होता है, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान प्राप्त कराना होता है, ठीक है। तो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य जो होता है ज्ञानात्मक लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। अब इसके अंतर्गत 2 आते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत 2 आते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत लक्ष्य के अंतर्गत 2 आते हैं। पहला कौशलात्मक लक्ष्य, दूसरा रचनात्मक लक्ष्य। अब कौशलात्मक क्या आएगा, भाषा दक्षता पूर्व ज्ञान। जब कौशलात्मक लक्ष्य का प्रयोग करेंगे बालक का, तो बालक के पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे पहले, ठीक है। आप लोगों को वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होगा क्योंकि जो माइक है टूट गई है 2 दिन पहले ही, तो आप लोगों को ऐसे आवाज़ नजर आ रहे होंगे। तो उसमें आप लोग बस क्या करिए, ध्यान से पढ़िएगा, बस क्या बता रहे हैं बस उस पर, ठीक है, क्योंकि टूट गई है माइक, ठीक है, बस यही करना है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे कौशलात्मक पे। तो कौशलात्मक लक्ष्य जो होता है, याद रखिएगा कौशलात्मक लक्ष्य जो होता है इसमें बालक के पूर्व ज्ञान को जाना जाता है, ठीक है, उसकी भाषा, उसकी योग्यता, उसकी रुचि को जाना जाता है, ठीक है। लेकिन रचनात्मक यहाँ पे रस यहाँ पे कह रहा है रसात्मक लक्ष्यम किम, ठीक है, यानी इसका क्या है, रचनात्मक लक्ष्य क्या है। तो पहला आप कह सकते हैं लय में पढ़ना, ताल के साथ पढ़ना, आनंद की अनुभूति करना, ये आपका रसात्मक में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षण यानी संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या है। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य जो होता है ज्ञानात्मक का प्राप्ति करना बालकों में, ठीक है। यहाँ इसके 2 अंग होते हैं, पहला होता है आपका कौशलात्मक, दूसरा होता है रचनात्मक, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे
अपने प्रश्नों पे अगर प्रश्न करने के लिए आप लोग तैयार हैं तो एक बार जल्दी से यस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। जल्दी से एक बार यस करिए, और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो जल्दी से क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार फिर आप लोगों से निवेदन है कि एक बार अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। बस यही निवेदन है आप लोगों से। तो एक बार इस प्रश्न को पढ़िए, तब तक थोड़ा सा पानी पी लें हम, और आप लोग प्रश्न को पढ़िए, उत्तर दीजिए जल्दी से। जी, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण उपयोग रूढ़ि शब्दों यथासंगत यथासूचक। कह रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में उपयोग रूढ़ शब्दों का यथार्थ संगत यथासूचक है। कौन सा है? पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कोशयोस कोशस्योग प्रयोगम अर्थम च, दूसरा कह रहा है कि अर्थ रूपम च, दूसरा करा है कि ध्वनि शास्त्र व्याकरण च, तीसरा करा है व्याकरण ध्वनियम च। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? पहले का। जी, पहले का राइट आंसर क्या जाएगा? आपने ऊपर ही पढ़ा है, ठीक है, लय ताल में पढ़ना है, जस्ट ऊपर ही पढ़ा है आपका रचनात्मक में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारा यहाँ पे? देखिए इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। देखिए इसने कहा क्या था कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में उपयोग रूढ़ि शब्द ध्वनि शास्त्र व्याकरण को सूचित करता है। याद रखिएगा किसको करता है? यहाँ पे ध्वनि शास्त्र को यहाँ पे करता है। संप्रेषण में होता है, आप याद रखिएगा, ऐसे ही पकड़ सकते हैं। संप्रेषण में होता है क्या है? संप्रेषण में होता है भेजना। क्या होता है? भेजना। जब भेजेंगे तो किसी चीज का तो आप सहारा लेंगे, बोलने का ही सहारा लेंगे ना। तो जब बोलेंगे तो उसे क्या कर सकते हैं? ध्वनि शास्त्र कर सकते हैं। ध्वनि निकलेगी आपके मुख से तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे ध्वनि शास्त्र व्याकरण कर सकते हैं, ठीक है। व्याकरण के अभ्यास द्वारा क्या कर सकते हैं? संस्कृत पढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ध्वनि शास्त्र का ज्ञान कराया जा सकता है। ये दोनों रूढ़ शब्द संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने दूसरे प्रश्न पे। ज्यादा प्रश्न नहीं है, बस आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना है और अच्छे से प्रश्न को पढ़ के उत्तर देना है सभी लोगों को। और एक बार फिर कहेंगे कि लाइक कर दीजिए, कम से कम अपने संख्या के बराबर ही लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे दूसरे प्रश्न से। भाषा शिक्षण नियंत्रण नाम, यानी भाषा शिक्षण के नियंत्रण का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्या करा है। जी बताइए, भाषा शिक्षण में नियंत्रण का नाम क्या है? तो पहला करा है लक्ष्य भाषा या निर्गम लोप उपयोग, दूसरा करा है कि परिवीक्षित भाषा शिक्षण, और यहाँ पे तीसरा करा है कि उपाध्यानी नियंत्रित भाषा शिक्षण, और चौथा करा है यथार्थम निर्धारयुक्तम व्याकरण उपयोग। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। कह रहा है कि भाषा शिक्षण में नियंत्रण का नाम क्या है, ठीक है, किस प्रकार है? तो बता सकते हैं आप, जल्दी से बताइए इसका। जी, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। लक्ष्य भाषा की बात किया है, परिवीक्षित की बात किया है, ठीक है, भाषा शिक्षण की बात किया है, यहाँ पे कर रहा है उपाध्याय नियंत्रित की बात कर रहा है, और यहाँ पे कर रहा है यथार्थ निर्धारित व्याकरण उपयोगी, यानी कह रहा है कि भाषा शिक्षण के नियंत्रण को किस प्रकार से आप सही कर सकते हैं। आपको पता है कि भाषा शिक्षण को नियंत्रित करने के लिए, यानी आपकी जो टूटी फूटी भाषा है, याद रखिएगा, उसे नियंत्रित करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? व्याकरण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? व्याकरण की प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें व्याकरण कहाँ पे दिया है? जी, यहाँ पे सीधे सीधे नजर आ रहा है आपका, किसके चौथे के साथ जाएगा? यथार्थ निर्धारितुम व्याकरण से उपयोगम, यानी व्याकरण का उपयोग करके आप क्या करते हैं? भाषा शिक्षण को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। एकदम राइट आंसर आप लोग देते चलिएगा सभी लोग, ठीक है। ये संस्कृत ऐसा है कि जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, जिसको आ जाता है ना तो वो क्या करता है? बस देख कर उड़ाते रहता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी उड़ाइए इन प्रश्नों को, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा समृद्ध मूलभूत अधिकार संविधान से नेन परिष्करण का कार्यान्वित कृत। यहाँ पे देखिए क्या कहा है यहाँ पे कि यहाँ पे शिक्षा संबंध, यानी शिक्षा से संबंध मूलभूत अधिकार संविधान के यहाँ पे कह रहा है परिकिच्छत कार्यान्तिकृत, यानी कह रहा है हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे शिक्षा से संबंधित मूलभूत अधिकार संविधान के किस, यहाँ पे कह रहा है किस कर्तव्य से आया है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे कि संविधान से यहाँ पे कह रहा है व्यसितेन परिष्करण, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि संविधान से खड़सीतिमेश परिष्करण, और यहाँ पे तीसरा करा कि संविधान से
त्रिनवनित्येन परिष्कृत। और यहाँ पे चौथा करा है संविधानस्य खड़वत तीनेश परिष्कृत। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे कहा है, जल्दी से इसका कमेंट करिए जल्दी से, कि संविधान यहाँ पे शिक्षा संबंध जो है मूलभूत अधिकार संविधान के किस संशोधन से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा, चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा, यहाँ पे बता दें आप लोगों को कि दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे दूसरे के खड़सितेश, मतलब खड़सितेश का मतलब क्या है? यहाँ पे खड़ मिस होता है, यहाँ पे खडसितेश मतलब 93, यानी किससे? 93 संशोधन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। देखिए क्या शिक्षा में संबंधित मूलभूत अधिकार संविधान के 93 संविधान संशोधन के स्वीकृत किया गया था, अर्थात 93 संशोधन में शिक्षा को मूलभूत अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे हम चौथे प्रश्न पे। ये देखिए आप लोगों को टैग लगा है सी टेट का। ठीक है, सी टेट का टैग लगा है, क्योंकि ये देखिए प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं, 3 बार रिपीट हुए हैं, याद रखिएगा, इसलिए इसे रखा है। जितने प्रश्न रिपीट हुए हैं बार बार 3 से 4 बार, उसे क्या है रखा गया है ऐसे ही लोगों के साथ। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पाठन कौशल परिक्षेतुम उत्तम उपाय। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है कि जी उच्च प्राथमिक स्तर पे पाठन कौशल के यहाँ पे करा है कि परीक्षण का सबसे उत्तम उपाय है क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी उच्च प्राथमिक स्तर पे पठन कौशल यानी पढ़ने के कौशल को परिक्षेतम यानी कह रहा है हमारा यहाँ पे कि परिक्षेतम यानी परीक्षण का उत्तम उपाय क्या है, यानी प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल के परीक्षण का उत्तम उपाय क्या है? तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है कि निगदित पाठ्य पुस्तक को उपयोग। दूसरा कर रहा है कि कठिनतम पाठ्य अनुच्छेदनाम उपयोग है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि उचित कंठास्थीकरण अदृष्ट पूर्वारणम अनुच्छेदनाम उपयोग। और यहाँ पे चौथा करा है कि अभिजात काव्यानाम संग्रह उपयोग। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कर आए यहाँ पे कि नित्यदित पाठ्य पुस्तक का उपयोग यानी रोज रोज पाठ्य पुस्तक का उपयोग करें। दूसरा करा है कि कठिन पाठ के उपयोग शब्दों का अर्थों को उपयोग करें। यहाँ पे करा है उचित कंठ यानी एक अच्छे तरीके से दृष्टिपूर्वक अनुच्छेदनाम उपयोग यानी उसके अनुच्छेदों को प्रयोग करें। और करा है कि अभिजात का व्यायाम संग्रह यानी उनके जो शब्द हैं उसको लिखने के लिए कहे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जी इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे करा है उचित कंठास्थीकरण करा के दृश्यनाम अनुच्छेदम उपयोग। तो इसका मतलब है कि उच्च प्राथमिक स्तर पे पाठन कौशल के शिक्षण का सबसे उपयुक्त जो उपाय होता है उचित एवं कठिन स्तरों के दृष्टिपूर्वक एवं अनुच्छेदों का उपयोग करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारे यहाँ पे? किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा एकदम देखें तीसरे जितने लोगों का एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो बता दें कि मोबाइल तो है नहीं आप लोगों को कमेंट देखने के लिए, फिर भी देख लेते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5वें प्रश्न पे बात करेंगे। यहाँ पे हम अपने 5वें प्रश्न पे ये बात करेंगे कि छात्राणाम स्वायत्ता प्रोन्नति कुर्तुम परिणाम कार्येषु मार्गे सिकस। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से यहाँ पे करिए। यहाँ पे छात्रों से जल्दी से इसका आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। जी जल्दी से बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि छात्राणाम स्वायत्तम छात्रों की स्वायत्ता की प्रोन्नति के लिए परिणाम स्वरूप तो क्या मार्गम है, यानी कौन सा मार्ग है? पहला कह रहा है कि परिश्रम, यहाँ पे कह रहा है परिप्रश्नम कुर्तम छात्राणाम प्रोत्साहन। कह रहा है कि परिप्रश्न यानी सभी प्रश्नों को पूछने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए? छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कठोर अनुशासन विधि के द्वारा करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि निगदित पाठ्यनाम सवित्रम पाठ यहाँ पे करा के पाठनम यानी सभी नित्य दिन पाठों को पढ़ाने के लिए करना चाहिए। और यहाँ पे करा है पौने पुण्य छात्रम परिश्रम। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। जी इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा भाई? पहले के साथ जाएगा। सभी लोग एक बार इसी बात पे लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए छात्रों में प्रश्न पूछा जाना चाहिए, ज्ञान को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अगर आप बालकों से प्रश्न पूछते हैं ठीक है तो ज्ञान क्या होता है कि उसमें क्या होता है प्रोत्साहित करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। इसमें उनमें यहाँ पे अध्ययन के प्रति क्या होता है विशेष रुचि बनती है। ठीक है, प्रश्नों का सटीक उत्तर देना उनकी अपनी ज्ञान गरिमा, ठीक है, ज्ञान गरिमा यानी कि खुद की स्वतः जो है उसको बोधक होता है, यानी रुचि लेते हैं पढ़ने में। सीधे सीधे कह सकते हैं रुचि लेते हैं। अगर उनको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करेंगे। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा भाई? पहले के साथ जाएगा। और सभी लोग सर अच्छे से एक बार लाइक कर दीजिए। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन सर हैं सभी लोगों से कह रहे हैं एक बार शेयर भी कर दीजिएगा।
अब देखिए छठे प्रश्न पे आगे बढ़े। रचनात्मक आकलन से प्रधान उद्देश्य, यानी रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य क्या है? ठीक है, रचनात्मक आकलन का प्रधान या प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पहला करा है कि उत्तीर्णता अनुत्तीर्णता निर्धारण, यानी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में निर्धारित करना, यानी बांटने की बात कर रहा है भाई। दूसरा करा है कि उपलब्धि नाम है, यानी उनकी उपलब्धियों का पता लगाना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि बोधना अध्ययनों उन्नतिकरण, यानी बोधन यानी सीखने के कारणों में उन्नति करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि छात्र दोषों अन्वेषण, यानी छात्रों के दोषों को खोजना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई सभी लोग जी, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। रचनात्मक आकलन का प्रधान या प्रमुख उद्देश्य क्या है? जल्दी से इसका कमेंट करिए, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है। 6 प्रश्न थे आप लोगों के आज, तो 6 प्रश्नों के उत्तर आप लोग कहाँ, इसके छठे का उत्तर कहाँ भी अधिक बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को रखा जाए। तो टैग वर्ड के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है प्रश्न सॉल्व करने का, सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, वो है आपका रिवीजन जितना आप करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। दूसरा जो आपका तरीका है सबसे महत्वपूर्ण, या प्रीवियस मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। तीसरा जो है आपका टैग वर्ड का प्रयोग करना है। और चौथा जो है आपका यहाँ पे कीवर्ड का प्रयोग करना है। और पांचवा जो है आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात यह रखना है कि प्रश्नों के आधार पे प्रश्न यहाँ पे उत्तर देने का प्रयास करना होगा। पॉजिटिव पूछा है या फिर निगेटिव पूछा है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न करा है कि एक शिक्षक जो है ईवीएस की कक्षा में बच्चों को अपने घर के आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को पहचानने, वर्गीकृत करने का कार्य देता है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत को लागू करना है? तो देखिए सबसे पहले ये बात कर रहा है कि अपने घर के आसपास की बात कर रहा है, यानी बालक के घर के आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं। साथ में प्राकृतिक संसाधन की पहचान करना है। और वर्गीकृत मतलब है बांटना है कि कितने प्रकार के यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है। इसके उद्देश्य में अधिगम का सिद्धांत क्या लागू होता है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यह गतिविधि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए दी जाती है ताकि वो शिक्षक से अन्य कार्य न कर सके। ये गलत है, क्योंकि गतिविधि कर रहा है तो इसमें प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक चाहता है कि वे बच्चे को केवल रट कर संसाधनों के नाम याद कर ले। देखिए टैग वर्ड का प्रयोग हुआ है केवल, और यहाँ पे आपके कीवर्ड का प्रयोग हुआ है यहाँ पे याद करने का। तो ये आपका निगेटिव ही कट गया। तीसरा कह रहा है कि ये बच्चों को अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों के से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। एकदम सही है, तीसरा राइट आंसर होगा। चौथा कह रहा है कि इसका उद्देश्य बच्चों को पाठ्य पुस्तक से बाहर की जानकारी से दूर रखना नहीं, बाहर की जानकारी से जोड़ना है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गतिविधि तो यहाँ पे है, व्यस्त रखने के लिए है, लेकिन यहाँ पे अन्य शिक्षक से कार्य न कर सके, न पूछ सके, इसके लिए पूछा है। तो ये गलत हो गया। दूसरे में कहा है केवल रट कर और याद करने की बात कहा है, जो कि नेगेटिव वर्ड है, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर और अनुभवों को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे है वास्तविक जीवन और यहाँ पे प्रोत्साहित करना। इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, सभी उत्तर को यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो राइट आंसर तीसरे का था। यहाँ पे व्याख्या क्या बताया गया और इसमें टैग वर्ड क्या है था और नेगेटिव पॉजिटिव क्या था, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि यह प्रक्रिया बच्चों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और स्थानीय अनुभवों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करता है। पॉजिटिव जो यहाँ पे टैग वर्ड था अनुभवात्मक अधिगम था, वास्तविक जीवन से अधिगम के साथ था। और निगेटिव उसमें पहचान क्या थी आपके, रटना अधिगम और साथ में शिक्षक केंद्रित। यहाँ पे शिक्षक केंद्रित नहीं होकर बाल केंद्रित होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पे दूसरे प्रश्न की बात करें, अगर क्लास बेहतर लग रही तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करिए। दूसरा करा कि ईवीएस के अध्यापन में एकीकृत पद्धति मतलब सभी को जोड़कर उपयोग क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, सभी को एक साथ लेके चलने को उपयोगी क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। तो पहला यहाँ पे करा क्योंकि इससे केवल विज्ञान विषय की जानकारी दी जाती है, केवल शब्द दिया है, तुरंत काट दीजिए। दूसरा करा कि क्योंकि यह केवल पाठ्यपुस्तक सीमाओं तक सीमित रहती है, फिर केवल शब्द दिया है, साथ में पाठ्यपुस्तक सीमाओं तक ही, केवल पाठ्यपुस्तक तक ही सीमित रखा है। नहीं, एकीकृत का मतलब होता है सभी को लेके साथ में चलना, क्योंकि ये विभिन्न की बात कर दिया है, सभी को जोड़कर बच्चों के समग्र विकास की बात कर रहा है। एकदम राइट आंसर होगा आपका तीसरा आपका राइट आंसर होगा। चौथा हमारा करा है क्योंकि इससे परीक्षा की तैयारी आसानी हो जाती है। नहीं, यहाँ पे बात क्या है, एकीकृत पद्धति की बात किया है, क्यों उपयोगी है, तो राइट आंसर आपका तीसरा सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है और टैग वर्ड की पहचान क्या थी इसमें, उसको देख लेते हैं।
कह रहा है कि एकीकृत दृष्टिकोण, भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि। देखिए इसमें अगर पूछेगा कि एकीकृत में कौन कौन से विषय आते हैं तो सबसे पहले भाषा विज्ञान आ जाएगा, फिर गणित आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान आ जाएगा और अधिक विषयों को ईवीएस से समाहित करके जिससे व्यापक बच्चे अधिक रूप से विकास हो सके, आप ही सीख सके। अब यहाँ पे पॉजिटिव जो था, यहाँ पे अंतर विषयिकता थी, यानी एक साथ जोड़कर समग्र अधिगम था। लेकिन अगर वहीं पे नेगेटिव वर्ड की बात करें, पृथक विषय की शिक्षण देनी, यानी अलग अलग विषयों की देनी नहीं, जोड़कर देने की बात करी थी। अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कर रहा है, ईवीएस की शिक्षण में स्थानीय परिवेश यानी लोकल, यहाँ पे कंटेक्स्ट की बात कर रहा है, को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। लोकल की बात कर रहा है, मतलब उसके स्थानीय, उसके आसपास की बात कर रहा है, गांवी एरिया की बात कर रहा है। तो पहला कर रहा है कि ताकि शिक्षक को अधिक मेहनत न करनी पड़ी, नहीं। दूसरा करा है बच्चों के अपने परिवेश से जुड़ाव और अनुभव आधारित अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा करा है कि बच्चों को एक जैसे उदाहरण से पढ़ाना चाहिए, नहीं। विषय को सीमित दायरे में नहीं रख के विस्तार रूप से देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, क्योंकि यहाँ बच्चों के अपने परिवेश से जुड़ने के साथ साथ अनुभव पे आधारित अधिगम को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका जितने भी लोगों का आया है एकदम करेक्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की। व्याख्या में यहाँ पे क्या दिया गया है थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जब बच्चे अपने परिवेश से संबंधित उदाहरणों को समझते हैं तो विषय को अधिक गहराई से दीर्घकालीन तक याद रखते हैं। सही है, अगर उनकी घटनाएं जो उनके परिवेश से जुड़ी हो तो उसे ज्यादा तक यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में बैठा के रखते हैं। अगर पॉजिटिव की बात किया जाए तो स्थानीयकरण दिया है, अनुभव आधारित अधिगम दिया है। लेकिन अगर वहीं पे पॉजिटिव की बात कर दिया जाए तो पॉजिटिव में दिया है कि आम और यहाँ पे असंबंधित उदाहरण, मतलब क्या है कि किसी गैर की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें चौथे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों से कहता है कि वे सप्ताह भर यानी एक सप्ताह यानी 7 दिन इस्तेमाल होने वाले जल स्रोतों और उसके उपयोगों को रिकॉर्ड बनाएं। इस प्रकार की गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, 7 दिन में किस प्रकार से जल का आप उपयोग कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, इसको यहाँ पे आपको लिखना है गतिविधि के माध्यम से। तो पहला मार्क करा है कि बच्चों को व्यस्त रखने ताकि कक्षा में शांत का माहौल बना रहे। यहाँ पे घर से इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, जो कि गलत है। रचनात्मक लेखन सिखाना, रचनात्मक लेखन की बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेखन की बात कर दिया है। तीसरा करा है ईवीएस में पर्यवेक्षण और विश्लेषण कौशल विकसित करना, क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार से बचाव होनी चाहिए, ये आपका पॉजिटिव है। केवल गृह कार्य देकर औपचारिकता पूरी करनी है, जिसका मतलब यह है कि केवल आपको खाना पूर्ति करना है, तो ये आपका गलत है। राइट आंसर आपका जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। रचनात्मक ठीक है, लेकिन लेखन का कार्य कर रहा है। यहाँ पे ईवीएस पर्यवेक्षण और यहाँ पे कर रहा है कि विश्लेषण कौशल विकसित करना है, किस प्रकार से किसका क्या करना है। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है कि यह कार्य बच्चों में पर्यवेक्षण, रिकॉर्ड और विश्लेषण जैसी वैज्ञानिक पद्धति को विकसित करता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव की बात किया जाए तो अवलोकन, दस्तावेजीकरण और विश्लेषण इसमें आपको पॉजिटिव में खोजना था। लेकिन अगर वहीं पे नेगेटिव की बात किया जाए तो रटंत गृह विज्ञान की बात कर रहा है, खोजना था आपको। अगर हम बात करें 5वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कह रहा है कि यदि एक बच्चा पौधों के जीवन चक्र को चित्र बनाकर समझता है और वो उसे खुद अनुभव से जोड़ता है, उसमें खुद को जोड़ता है अनुभव के माध्यम से, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला करा है कि उसे गलत ठहराना ताकि वह पाठ्य पुस्तक के अनुसार नहीं बताए। दूसरा करा है उसकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना और अन्य बच्चों से प्रेरित करना। तीसरा करा है कि उसके चित्रकला पर ध्यान न देकर पाठ्य पुस्तक से दोहराना रटवाना। और यहाँ पे चौथा करा है कि उसके उत्तर अनदेखा करना, क्योंकि वह परंपरागत तरीके से नहीं हो सकता। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी लोग। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव की बात करें या फिर नेगेटिव की, तो यहाँ पे गलत ठहराना ताकि पाठ्य पुस्तक के अनुसार गलत यहाँ पे बताया जाए, ये तो आपका गलत है। दूसरा हमारा देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसे रचनात्मकता प्रोत्साहित करना और अन्य बच्चों से प्रेरित करना, किस प्रकार से सीखना है, तो ये तो आपका पॉजिटिव है। कर रहा है यहाँ पे उसकी चित्रकला पर ध्यान न देकर, क्यों नहीं देंगे भाई, चित्रकला पर ध्यान देकर पाठ्यपुस्तक को दोबारा से रटवाना आपका नेगेटिव है, काट दीजिए। उसे उत्तर को अनदेखा करना चाहिए ताकि परंपरागत तरीके से नहीं है, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में देखिए बताया गया है कि ईवीएस में रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक सोच और व्यक्तिगत जुड़ाव को प्रोत्साहित देना महत्वपूर्ण होता है।
अगर पॉजिटिव की बात किया जाए तो रचनात्मकता, व्यक्तित्व, भिन्नता, ये अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और यहाँ पे नेगेटिव की अगर पूछे तो परंपरागत और रटंत प्रणाली को आपको ढूंढना था। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रश्न के छठे के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये करा कि जब एक शिक्षक बच्चों को जंगल में रहने वाले समुदायों की जीवन शैली के बारे में वीडियो दिखाता है तो उस पर चर्चा करता है, तो किस प्रकार की यहाँ पे शिक्षण नीति होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अलग जो समाज है, जैसे आपके समाज से कटा हुआ है, जैसे मान लीजिए आदिवासी हो गए जो जंगलों में रहते हैं, उनके बारे में अगर वीडियो दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से रहन सहन, उनका परिवेश किस प्रकार से है, तो ये किस प्रकार की शिक्षण रणनीतियां हैं। तो पहला करा कि एक पक्षी व्याख्यान पर आधारित पद्धति है। दूसरा करा बाल केंद्रित दृश्य आधारित सहभागितापूर्ण शिक्षण है। तीसरा करा कि केवल मनोरंजन उद्देश्य के कार्य के लिए होना चाहिए। चौथा करा कि असंगत गतिविधि, क्योंकि यह परीक्षा में अंक नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर टैग वर्ड का प्रयोग करें तो एक पक्षी नहीं है, ये बहुपक्षी है। व्याख्यान देने की बात करा है जो कि 6 से लेकर 8 तक के बालकों के लिए है, जो कि आपका गलत है। दूसरा करा बाल केंद्रित दृश्य आधारित सहभागिता का, यहाँ पे शिक्षण की बात कर रहा है, जो कि आपका पॉजिटिव है। तीसरा करा कि केवल शब्द दिया है, नेगेटिव है, काट दीजिए तुरंत। चौथा करा असंगत गतिविधि, क्योंकि इसमें परीक्षा में अंक नहीं ला सकते, ये भी गलत है। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया यहाँ पे दूसरा बाल केंद्रित होनी चाहिए, एकदम सही है। दृश्य आधारित है, क्योंकि आप देख रहे हैं, सहभागिता का मतलब है सबको शामिल करके लेके चल रहे हैं, तो इस आधार पर ये दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बता रहा है कि यह विधि बच्चों को समझ और कल्पना को विकसित करती है तथा उन्हें विषय में भावात्मक रूप से जोड़ती है। पॉजिटिव की अगर बात करें तो यहाँ पे करा है दृश्य शिक्षण, सहभागिता, बाल केंद्रित अधिगम। और नेगेटिव की अगर बात करें तो निष्कृत व्याख्यान, केवल अंक आधारित सोच है। राइट आंसर यहाँ पे जो गया था आपका दूसरे के साथ गया था। अगर हम बात करें 7वें प्रश्न की, तो 7वां करा है कि ईवीएस में सतत मतलब होता है लगातार, याद रखिएगा। व्यापक मतलब होता है के उपरांत, यानी मूल्यांकन की, यानी विषय के उपरांत। सतत का मतलब इतना याद रखिएगा, आप पढ़ा रहे हैं तुरंत ही पेपर ले लिए। और व्यापक का मतलब होता है सभी सब्जेक्ट को खत्म करके आप एग्जाम ले रहे हैं। सीसीई पर लागू करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो पहला करा कि केवल रिपोर्ट तैयार करना। दूसरा करा बच्चों को समग्र प्रगति निरंतर ट्रैक करना और फीडबैक देना। तीसरा करा कि परीक्षा से पहले बच्चों को डराना। तो चौथा करा है यहाँ पे कि केवल स्कूल की औपचारिकता को निभाना। तो यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे केवल शब्द दिया है, डराना शब्द दिया है, केवल शब्द दिया है, और केवल औपचारिकता पूरी करने की बात करा है, जो कि गलत है। ये तीनों गलत है। तो राइट आंसर आपका बचा कौन सा, दूसरा। अगर क्लास बेहतर लग रही तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर आप वहां से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे करा सीसीई बच्चों के व्यवहार, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का सतत मूल्यांकन करता है, जिसमें सुधार के लिए मार्गदर्शक मिलता है। पॉजिटिव के लिए हम बात करें सतत मूल्यांकन और सुधारात्मक फीडबैक। और नेगेटिव की अगर आपको खोजना है तो केवल अंक पर आधारित हो, ये आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर हम बात करें 8वें प्रश्न की, तो करा एक शिक्षक ने बच्चों से कहा कि वे अपने मोहल्ले पे साफ सफाई, जल निकासी और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था का अध्ययन करें और चित्रों सहित रिपोर्ट बनाएं। किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा दे रहा है। केवल सुंदरीकरण के लिए गलत है, केवल याद करने के लिए गलत है, पर्यावरण जागरूकता और अवलोकन के प्रस्तुतिकरण के लिए एकदम सही है, पॉजिटिव है। यहाँ पे समय व्यस्त करने की रणनीति व्यतीत करने की नहीं होगी, समय यहाँ पे इसके लिए आपको अवलोकन करना है, पर्यावरणीय जागरूकता पर ध्यान देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा, जितनी भी लोगों का आया एकदम सही होगा। अगर व्याख्या की बात करें तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण करा कि यह गतिविधि बच्चों में सामाजिक और पर्यावरणीय समझ के साथ साथ प्रस्तुत कौशल को, रचनात्मकता और भी विकास करती है। पॉजिटिव आपको क्या खोजना था इस प्रश्न में, तो आपको पर्यावरणीय जागरूकता और रिपोर्ट पर लेखन, बाल केंद्रित सहभागिता होनी चाहिए। नेगेटिव दिया है कि निष्क्रिय रटंत पर कार्य होनी चाहिए, ये आपके नेगेटिव हैं। अगर 9वें प्रश्न की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, करा कि बच्चों को जल बचाओ पोस्टर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षण में किस प्रकार की पद्धति का उदाहरण है। तो पहला करा दृश्यात्मक और संप्रेषण आधारित अधिगम। दूसरा करा पाठ्य पुस्तक पर आधारित निर्जीव अधिगम, ये तो आपका गलत है। केवल कला शिक्षण आधारित, केवल शब्द दिया है, ये भी गलत है। असंबंधित, देखिए असंबंधित नहीं है, संबंधित है जल से, समय बर्बाद करने की रणनीतियां, ये भी गलत है। इस आधार पर राइट आंसर जो जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में ये बताया गया है कि जब बच्चे पोस्टर बनाते हैं और विषय पे रचनात्मक ढंग से समझते हैं तो दूसरों को समझाते हैं, जिसे सीखने में प्रभावशाली होता है। पॉजिटिव में रचनात्मकता, अभिव्यक्ति, विषय संप्रेषण खोजना था। अगर नेगेटिव पूछता तो आपको केवल और औपचारिकता खोजनी थी। राइट आंसर आपका ए के साथ गया था, यानी पहले के साथ जाएगा। अगर 10वें प्रश्न की
बात करें तो 10वां कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों पर निर्देश देता है कि अपने घरों पर उपयोग होने वाले ऊर्जा स्रोतों की सूचना बनाए और ये देखे कि कौन सा स्रोत अक्षय यानी यहाँ पे रिन्यूएबल जो फिर से दोबारा से उपयोग में ला जा सकता है, कौन सी नहीं है। गतिविधि में उद्देश्य क्या है? पहला कह रहा है केवल ईवीएस की कक्षा में गृह कार्य देना, जो कि आपका गलत है। बच्चों को विज्ञान के विषय से जोड़ना, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका नेगेटिव पूछा है, याद रखिएगा नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव आपको खोजना है। करा ऊर्जा स्रोतों को पहचान और पर्यावरणीय प्रभाव को समझने की क्षमता को विकसित करना, यही आपका राइट आंसर होगा तीसरा, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सा नहीं है, पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, रिन्यूअल और बच्चों को केवल रखना ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, क्योंकि यहाँ पे निर्देश अपने उपयोग ऊर्जा स्रोतों की सूची बनानी थी कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यह गतिविधि छात्रों को ऊर्जा स्रोतों के प्रकार और उसके दीर्घकालीन प्रभाव को व्यवहारिक रूप से समझने में सहायता करती है। पॉजिटिव अगर टैगवर्ड की बात करें तो अक्षय ऊर्जा, वास्तविक जीवन, परियोजना पे पर्यावरणीय चेतना होनी चाहिए, रटंत अभ्यास होनी चाहिए, इतना याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 11वें प्रश्न की, तो इसमें कह रहा है कि एक शिक्षण ईवीएस पढ़ाते समय बच्चों को कूड़ा कचरा आधारित एक समूह नाटक यहाँ पे स्किट की बात कर रहा है, जो कि यहाँ पे करने के लिए गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो पहला कह रहा है कि कक्षा समय काटना, कक्षा में समय नहीं काटना है, नाटक के माध्यम से बच्चों के विषय से जुड़ना और उसकी जागरूकता को बढ़ावा देना, एकदम सही होगा, पॉजिटिव है। बच्चों को मंच पर बोलने के अभ्यास नहीं, अभ्यास जो है आप उसी कार्य में करा सकते हैं। कला का शिक्षण यहाँ पे तरह से ईवीएस को बनाना नहीं, इसका राइट आंसर जो सबसे पॉजिटिव है आपका यहाँ पे नाटक के माध्यम से बच्चों को विषय से जोड़ना है। व्याख्या की बात करें तो ये बच्चों के सामाजिक समस्या पर संवेदनशीलता क्षमता विकसित और यहाँ पे पर्यावरणीय जिम्मेदारी विकसित करता है। लेकिन पॉजिटिव की अगर बात करें तो सामाजिक संदर्भ, सहयोगात्मक अधिगम, अभिव्यक्ति खोजना था। नेगेटिव अगर पूछता तो यहाँ पे मनोरंजन प्रधान सोच खोजना था। अगर हम बात करें 12वें प्रश्न की, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोगों से निवेदन है, साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, किसी भी प्रकार की चाहिए आप लोगों को पीडीएफ तो व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 का करा कि ईवीएस कक्षा के शिक्षक को बच्चों को विभिन्न प्रकार की पक्षियों के चित्र दिखाते हैं, उसमें उसकी यहाँ पे चोंच पंजे और रहने के स्थान की चर्चा करते हैं। किस प्रकार के अधिगम की यहाँ पे उदाहरण दे रहा है। पहला करा कि केवल सूत्रों पर सजा, देखिए केवल शब्द दिया है, तुरंत काटिएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से अवलोकन तुलनात्मक कौशल को विकसित करना, क्योंकि दोनों यहाँ पे किस प्रकार से चिड़िया है, उसके कार्य क्या है, उसके घोंसले कौन कौन से यहाँ पे बांटने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका दूसरे का सजेगा। लेकिन तीसरा करा है कि समय बताने का एक साधन है, गलत है। बच्चों को चित्रकारी सिखाने की परियोजना है, गलत है। राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का सजेगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो कह रहा है कि यह पद्धति बच्चों में अवलोकन शक्ति, वर्गीकरण और जीवों की विशेषता के लिए समझ बढ़ाती है। और अवलोकन खोजना था पॉजिटिव में, तुलना खोजना था, विश्लेषण खोजना था। अगर नेगेटिव की बात करें तो सजावट आधारित शिक्षण खोजना था। अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, तो इसमें बताया गया कि ईवीएस की पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को सबसे पहले निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों की संख्या पर, दूसरा मूल्यांकन में आने वाले यहाँ पे संभावित प्रश्न पे, तीसरा कह रहा है बच्चों की पूर्व जानकारी और स्थायी अनुभव पर, चौथा कह रहा है कक्षा में उपलब्ध स्मार्ट बोर्ड पे। तो इसका राइट आंसर देखिए सिंपल सा इसका राइट आंसर है, जो कि आपका है बच्चों के पूर्व जानकारी के साथ जोड़कर अनुभव को यहाँ पे बताना था। राइट आंसर आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। अगर हम बात करें व्याख्या की, तो व्याख्या में ये बताया है कि प्रभावी शिक्षण के लिए एक शिक्षक को बच्चे के पूर्व ज्ञान, स्थानीय अनुभव और या फिर सामाजिक भौगोलिक संदर्भ में याद रखने की आवश्यकता है। पॉजिटिव अगर पूछता तो या पॉजिटिव पूछा है तो पूर्व ज्ञान, स्थानीय संदर्भ, बाल केंद्रित। लेकिन अगर वहीं पे नेगेटिव पूछता तो उपकरण आधारित यहाँ पे योजना होनी चाहिए। अगर हम बात करें आज की क्लास की 14वां प्रश्न, जिसका आंसर आप लोग खुद देंगे, इसके बाद हम प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। करा ईवीएस में समस्या आधारित शिक्षण या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है, इसका उपयोग उदाहरण में कौन सा है। करा बच्चों को पानी की समस्या से विचार करने और संसाधन प्रस्तुत करने के कहना, छात्रों को एक पन्ना रटवाना, गलत है। छात्रों को अधिक यहाँ पे तैयारी करवाना, ये भी गलत है। बच्चों को खाली यहाँ पे पृष्ठ भरवाना, गलत है। राइट आंसर जो जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा, 14 का सही होगा। इसका आंसर तो दे दिए हम, लेकिन इसकी जो व्याख्या है उसको आप लोग खुद बताइएगा कि किस प्रकार से ये सही किया है। अगर 15वीं की बात करें तो ईवीएस में पाठ जल योजन जीवन, जल ही जीवन है को पढ़ते समय शिक्षक को सबसे इसके अलावा जल स्रोत जानकारी और समस्या समाधान पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहना है। किस प्रकार के कौशल को बढ़ावा देता है। पहला करा बच्चों को याद करवाना, आपका नेगेटिव है। केवल सुंदर लेखन, ये भी आपका गलत है। वास्तविक जीवन के समस्याओं को विश्लेषण और प्रस्तुत करने के लिए कहना सही है। मात्रा यहाँ पे मात्र रचनात्मक, मात्रा मतलब मात्राओं की, ये आपका गलत है। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि यह अभ्यास बच्चों के पर्यावरणीय सोच और विश्लेषण दृष्टिकोण को प्रस्तुत क्षमता के साथ विकसित करता है।
लेकिन वहीं पे अगर पॉजिटिव की बात करें, प्रस्तुत कौशल, समस्या समाधान, जल प्रबंधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेगेटिव में पूछेगा तो औपचारिक यहाँ पे आपको कार्य खोजना है। अगर हम आज की क्लास के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ें तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ईवीएस अध्यापन के दौरान शिक्षक बच्चों को स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी खबरें पढ़कर उसकी समीक्षा करने के लिए कहते हैं। ये अभ्यास की सदगम की दृष्टि को संबोधित करता है। पहला करा समाचार पढ़ते थे यहाँ पे प्रतियोगिता, दूसरा करा कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों का जानकारी देना, तीसरा करा समसामयिक घटनाओं से जोड़कर सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करना, चौथा करा समय व्यतीत करना। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ में आप लोग बताएंगे कि आज की क्लास कैसी रही। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी लोग सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से बनाई गई थी। अगली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम केवल बात करेंगे किस प्रकार से सीटेट को यहाँ पे तैयारी की जाए और किस प्रकार से सीटेट की आप 120 या फिर 100 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, साथ में आप लोग लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।